92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी फूलो। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन बादलों का गुबार छा जाने से लग रहा था कि रात होने को है। पहाड़ों पर तो शाम वैसे भी चंद देर की ही मेहमान होती है। शिमला हाईवे की लहराती सड़कों पर राज्य परिवहन की बस की रफ्तार, उसमें बज रहे गाने कोयल बोली दुनिया डोली समझो प्यार की बोली की ही तरह थी। सारी सवारियां ऊँग रही थीं सिवाय अजहर के। अजहर ने अपने बैग में से जैकेट निकाल के पहन ली और सड़क के किनारे लगे मील के पत्थरों को खिड़की में से झांक झांक के बार बार देखने लगा। इस बार वो पीले रंग का पत्थर उसको फिर दिखाई दिया तो उसने ड्राइवर के बगल वाली सीट की खिड़की खोलनी चाहिए, पर कंडक्टर ने टोक दिया। अरे यार, खामखा परेशान हो रहे हो, बोला ना जब बाखना घाट आ जाएगा बता दूंगा, अभी बस 2-3 मील और है। अजहर के हाथ कांच की खिड़की के लैच से कुछ देर चिपके रहे, फिर अपनी जैकेट की जेब में वापस आ गए। शाम होते ही कितनी ठंड बढ़ जाती है यहाँ। अभी सूरज की रोशनी में इतनी ताप थी कि सड़क पर चलते लोगों के चेहरे पहचाने जा सके। फिर भी बस ड्राइवर ने बस की पीली लाइट्स जला दी थी। अपनी चमकती 2 आंखें लेकर बस थोड़ी देर में बाखना घाट पे पहुंच गई। उतरने वाली सवारियों में अजहर अकेला ही था। घरघराती धुआं उड़ाती हुई बस आगे चली गई और अजहर सामने के उस मोड़ को देखने लगा जिसे 20 साल पहले छोड़ के आया था। हाईवे की पीठ से गले मिलती छोटी सी पगडंडी का रास्ता बाखना घाट की बस्ती से मिलाता था। अभी अजहर खड़े खड़े बचपन की यादों को समेटने की कोशिश कर रहा था कि मोबाइल पे अम्मी के नाम की रिंग बज उठी। हाँ मैं बस अभी अभी उतरा हूं चौराहे पे। अरे वो बस पंचर हो गई थी इसलिए देर हो गई। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। आप तो मुझे बच्चा समझती हैं। हाँ, खा लिया था। इतना कह के अजहर कुछ पहचाने कुछ भूले हुए रास्ते पे चल दिया अपने घर की तरफ। कितना कुछ बदल गया था यहां। मोड़ की ढलान पे उतरते ही जो खुला मैदान था वहां 3-3 मंजिला होटल बन गए थे। कृष्णा लॉज के अलावा मोहन मिष्ठान भंडार और जोशी जी की भस्मों की दुकान ही थी जिसे पहचान पाया था अजहर। 20 बरस का वक्फा कम नहीं होता। यूं तो कहने को एक पल में ही दुनिया बदल जाती है, पर 20 बरस तो लंबी उम्र की तरह थे। इतना कुछ बदल गया था, लेकिन नहीं बदला था तो वो सब्जी बाजार जहां मंगल के मंगल गांव वाले ताजी सब्जियां बेचने आते थे। मीठे मीठे लाल लाल बेर है, मीठे मीठे लाल बेर लाल बेर। उसी सब्जी मंडी में अजहर की नजर एक 7-8 साल की बच्ची पे पड़ी जो टोकरी में बेर बेच रही थी। न जाने क्यों वो शक्ल जानी सी लगी थी अजहर को। गले से उधड़ा हुआ स्वेटर, सूखे हुए भूरे बाल, चेहरे पे वो मुस्कान भी कुछ अपनी ही सी थी। कोयल चल वरना बस छूट जाएगी। पीछे से आई एक आवाज को अजहर ने मुड़ के देखा और ठिठक गया। एक जाना पहचाना चेहरा अचानक सामने आ गया था। हरा सलवार सूट, कमर में बंधा दुपट्टा और सर पे टोकरी रखे उस औरत के चेहरे को कुछ सेकंड देखने के बाद अजहर के होंठों पे गुम हो चुका एक नाम अपने आप आ गया। फूलो? मैं अजहर, अज्जू। अपने सर पे टोकरी रखे फूलो अजहर को बड़े आश्चर्य से देखती रही। हौले से उसकी मुस्कुराहट कब कपकपाते होठों में तब्दील हो गई और आंखें पानी भर लाईं। शायद उसको खुद पता नहीं था। बस फूलों ने अज्जू कहा तो 2 बूंदें गालों तक लुढ़क आईं। एक हाथ से टोकरी संभालते हुए उसने दूसरा हाथ अज्जू के गाल की तरफ बढ़ाया, फिर आसपास के लोगों पर नजर डाली और कुछ निगाहें उसको सचमुच देख भी रही थीं। फूलों का हाथ वापस अपनी टोकरी के किनारों पर पहुंच गया। इतने बड़े हो गए अज्जू। कितनी खुशी थी उस आवाज में। जवाब में अज्जू ये नहीं कह पाया कि तुम भी तो बहुत बड़ी हो गई फूलो, क्योंकि फूलो तो हमेशा से बड़ी ही थी, उम्र से भी
और किरदार से भी। एक वक्त था जब अजहर अपने अम्मी पापा के साथ यहीं अपने पुश्तैनी घर में रहता था। उस वक्त उसकी उम्र यही कोई 6-7 साल की रही होगी। फूलो दादाजी के अंग्रेजी नुमा बने बंगले में काम करने आती थी। झाड़ू पोछे के काम करने वाली फूलो ने जल्दी ही घर के खाने कपड़े से लेके अजहर को स्कूल के लिए तैयार करने तक का काम संभाल लिया था। शाम को स्कूल लेने भी कभी कभार फूलो ही जाती थी। जिंदगी भी रेत में दबे खजाने की तरह ही होती है, जो वक्त की आंधी से छिप जाता है और वक्त की आंधी ही उसको फिर से उजागर कर देती है। इतने दिनों बाद घर वापस आके पुराने लोग मिलेंगे, ये तो एहसास था अजहर को, लेकिन फूलो मिलेगी ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक वक्त था जब फूलो के जाने के बाद उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था, और एक वक्त ऐसा भी आया था कि उसे फूलो की याद ही नहीं थी, और आज उसी वक्त ने फूलो को फिर से सामने लाके खड़ा कर दिया था। बीबी जी कैसी हैं? और तुम्हारे पापा? फूलो ने ही बात छेड़ी। सब ठीक है, याद करते हैं तुमको कभी कभी। ये कहते वक्त अजहर के अल्फाजों में जो रुकावट थी उसको सुनकर फूलो मुस्कुरा दी, जैसे समझ गई हो कि कोई याद वाद नहीं करता। तुम कैसी हो? हालांकि फूलो अजहर से 10 साल बड़ी थी, लेकिन फूलो से वो हमेशा तुम कह के ही बात किया करता था। ठीक हूं भैया, फूलो ने पास खड़ी बेर बेचने वाली उस लड़की की तरफ देख के जवाब दिया। अजहर को वक्त नहीं लगा था समझते हुए कि ये फूलो की ही बेटी है। रंग रूप भी तो वैसा ही पाया था उसने। कोयल, अज्जू मामा को नमस्ते करो। अपनी बेरों की टोकरी नीचे रख के कोयल ने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कहा, और उसके गाल पे 2 गहरे भंवर पड़ गए, ठीक जैसे फूलों के गाल पे पड़ते थे। तुम लोग तो ऐसे गए कि फिर यहां की सुध ही नहीं ले? फूलों ने ही पूछा। फूलों की बात का कोई जवाब ही नहीं था अजहर के पास। वो चुपचाप उसकी बेटी कोयल को देखता रहा। पापा का ट्रांसफर मुंबई किया हुआ था, सबकी जिंदगी ही ट्रांसफर हो गई थी, और अजहर की अम्मी तो पहले से यहां रहना नहीं चाहती थी। बात बात में अजहर की दादी का दखल उनको अच्छा नहीं लगता था। बीबी जी भी आई हैं? अजहर की चुप्पी देख के फूलों ने ही बात पलटी। नहीं, मैं अकेला ही आया हूं। कोई काम रहा होगा? फूलों ने फिर पूछा। हाँ, वो घर को बेचने की बात चल रही है, उसी के सिलसिले में। अभी अजहर अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि पीछे बस का हॉर्न बजा। अज्जू भैया भी जाना पड़ेगा, ये गांव की आखिरी बस है। मैं यहां मंगल को आती हूँ सब्जी बेचने, अगर रुको तो मिल के जाना। इतना कह के फूलो कोयल का हाथ पकड़ के चली गई, और अजहर उसको जाते देखता रहा। बस के दरवाजे पर खड़े होके फूलो ने मुड़ के अजहर को एक बार देखा था। वक्त ने फूलों को कमजोर जरूर बना दिया था, लेकिन उसकी चाल में वही चटक बात थी जो तब हुआ करती थी जब फूलो 17 की रही होगी। खैर, इतने साल बीत जाने के बाद भी अजहर के पैर रुकते सोचते उसे अपने दादाजी के अंग्रेजी बंगले के पास ले ही आए। पहाड़ी की थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही कोने पे टिमटिमाते लालटेन नुमा फानूस मेन गेट पे वैसे ही लगे थे जैसे वो छोड़ के गया था। डोरबेल बजाते ही एक छोटे से लड़के ने आके अजहर को देखा और चिल्लाने लगा, बाबा बाबा, कोई है? कौन है? बंगले के बगल में बने गैराज से आवाज आई। जी मैं अजहर, मुंबई से। अजहर का इतना परिचय काफी था। बाबूजी हैं, दरवाजा खोल दे टिल्लू। अंदर से फिर आवाज आई। सलाखों वाले गेट की सांकल टिल्लू की लंबाई से ऊंची थी, इसलिए टिल्लू उचक उचक के अटकी हुई सांकल को हटाने की कोशिश करने लगा। चौथी बार में सांकल खुली गई और भारी गेट चर्र चूं की आवाज करते हुए एक तरफ ढलक गया। बंगले के आसपास बने सब्ज लॉन पर ओस की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। बारामदे में पड़ा जंजीरों वाला पुराना झूला देख के अजहर को लगा जैसे वो अभी गुस्से में अपने कमरे से निकलेगा और उसके पीछे पीछे फूलो उसको मनाती हुई झूले के पास आ जाएगी। जब भी वो गुस्सा हो जाता था, कैसे फूलो उसके पीछे पीछे भागती थी खाने की प्लेट लेकर। फिर इसी झूले पे बिठालकर फूलो एक पैर से टेक मार के धीरे धीरे चिड़िया आई दाल का दाना लाई कह के एक एक निवाला अजहर के मुंह में खिलाती जाती। कितनी यादें सिमटी हुई थी इन दीवारों में वो खुद नहीं जानता था, लेकिन जितनी भी थीं उनमें फूलो कहीं न कहीं जरूर शामिल थी।
मालिक आप आने वाले हैं इसलिए सुबह से घर की सफाई में लगा था। अब रोज रोज पूरे बंगले की सफाई अकेले हो नहीं पाती। बस अभी नहा के कपड़े बदल रहा था। मालिक किशन ने अपने कानों में जनेऊ लपेटते हुए अजहर से कहा। दादा दादी के गुजरने के बाद बीते 3-4 सालों से माली का काम करने वाले किशन चाचा ने ही इस सूने बंगले को अब तक संभाल रखा था। मालिक आप नहाएंगे तो पानी गर्म कर दूं? चूल्हे पे वक्त लगता है। बाथरूम का पानी गर्म करने वाली टंकी खराब है ना। अजहर का सूटकेस उठाते हुए किशन चाचा ने ही पूछा। ठंड बढ़ गई थी तो नहाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अजहर ने अभी अभी नहा के आ रहे किशन चाचा को देखा तो उसको बेमन से ही हां कहना पड़ा। बड़े से ड्राइंग रूम के एक तरफ से जाती हुई लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए अजहर ठिठक ठिठक के बैठक के सामान को देखता जाता। शेर की डुप्लीकेट खाल अभी भी दाहिनी दीवार पर चिपकी थी। बीचों बीच मक्का मदीना की एक हाथ से बनी बड़ी सी पेंटिंग जिसको दादाजी ने ही बनवाया था अपनी जगह पे ही थी, बस उसके रंग थोड़ा फीके पड़ गए थे। इस घर से कुछ खास लगाव तो नहीं था अजहर को। जब तक यहां रहा रोज घर में टेंशन ही देखी थी उसने। पापा की दादाजी से बात बात पे लड़ाई होती और अम्मी को दादी से छोटी छोटी बात पे झगड़ते ही देखा था उसने। ये तो बहुत बाद में समझ आया था कि अजहर के दादा दादी अम्मी को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके पापा ने अम्मी से लव मैरिज की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के सामने। उसके दादा के उसूलों के खिलाफ उनके नौकर चाकर भी कभी नहीं जा पाए, फिर अपने लड़के से हुई इस गुस्ताखी को कैसे माफ कर देते वो। पापा उस वक्त शिमला के होटल क्लार्क में मैनेजर का काम करते थे। फिर रोज रोज के झगड़ों से तंग आके उन्होंने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया। कुछ साल दिल्ली काम करने के बाद वो मुंबई चले गए। दादा के इंतकाल पे जब अम्मी पापा 2 साल पहले यहां आए थे तो दादी ने कितनी जली कटी सुनाई थी। उसके बाद अजहर के पापा ने बिल्कुल किनारा कर लिया था और अब जब दादी भी साल भर पहले चल बसी तो घर वीरान हो गया था। आबाद तो शायद कभी भी नहीं था। पुरानी कड़वी यादों को लंबी सांस के साथ बाहर छोड़ते हुए अजहर ऊपर वाले कमरे में चला गया जो कभी उसकी अम्मी का हुआ करता था। दीवार पे पेंट की पपड़ियां इधर उधर से झड़ रही थीं। कमरे में पुराने शीशम के बेड और ड्रेसिंग टेबल के अलावा कुछ भी नहीं था। अपने जैकेट को बेड पे फेंक के अजहर ने खिड़की खोलनी चाही तो खिड़की के किनारों पे जमी धूल उसके बालों पे झड़ गई। साथ ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को चूमा था। वाह क्या नजारा था। सामने की पहाड़ी पे बने घरों की रोशनी ऐसे लगती थी जैसे किसी ने जमीन पे तारे बिछा दिए हों। अजहर को याद था जब उसकी अम्मी को दादी कुछ सुनाती थी तो अम्मी घंटों इसी खिड़की पे बैठी रहती जैसे सामने बिछे इन तारों को गिन रही हों। कुछ जादू था इस खिड़की में। अजहर भी चुपचाप खड़ा बाहर देखता रहा। अभी अभी सर्द लगने वाली हवा उसको अच्छी लगने लगी थी। मालिक गरम पानी। अभी अजहर अपने में ही गुम था कि पीछे से आई किशन चाचा की आवाज ने उसको होश में ला दिया। आप नहा लीजिए जब तक हम खाना बना देते हैं, कह के चाचा चले गए। नहाने के बाद अजहर ने खाना खाया और लेट गया। लंबे सफर से थकान भी बहुत हो गई थी। फिर भी अजहर देर रात तक करवटें बदलता रहा। नई जगह हो तो नींद कहां आती है। जगह तो नई नहीं थी लेकिन 20 साल की गैरहाजिरी ने पुराना भी नहीं रहने दिया था। अजहर को रात देर से ही नींद आई। आंख खुली तो खिड़की से भरपूर रोशनी आ रही थी। अजहर ने अपने मोबाइल में वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। अंगड़ाई बढ़ता हुआ वो बाहर लॉन में आ गया। उठ गए मालिक? मैं तो सुबह से कितनी बार झांक के देखा आया था। चाय दूं या फिर नहा के पियेंगे? किनारे पे लगे गुलाब के पौधों में पानी दे रहे किशन चाचा ने कहा। अरे इतनी ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? कल रात में नहाया था, काफी है। आप चाय बना दीजिए। अजहर ने जवाब दिया तो किशन चाचा खामोश रहे, फिर हंस दिए और चाय बनाने चल दिए। अजहर बरामदे में टंगे जंजीर वाले झूले पे आके बैठ गया और एक पैर से टेक लगा के झूला झूलना शुरू कर दिया तो उसको फिर फूलों की याद आ गई। वो भी तो एक पैर से टेक लगा के ही उसको झुलाती थी। इस घर में बिताए बचपन के दिनों में अगर अजहर की कोई अच्छी याद थी तो वो फूलों से ही जुड़ी हुई थी। अम्मी इतनी बीमार रहती थी कि कुछ काम ही नहीं होता था उनसे। तब अजहर के अब्बा ने फूलों को काम पे लगाया था। पास के गांव से ही थी वो। जब भी अम्मी का झगड़ा दादी से होता तो अजहर रोने लगता।
तब फूलो ही उसको अपनी गोदी में उठा के घुमाने ले जाती, उसे तरह तरह के फूल दिखाती, कभी लॉन से मिट्टी खोद के उसके लिए मिट्टी के खिलौने बनाया करती। मेरा प्यारा अज्जू, अब मुस्कुरा दे, कह के अजहर को कितना बहलाती थी। एक बार तो उसने अजहर की अम्मी से ही कह दिया था, बीबी जी आप अज्जू के सामने ना चिल्लाया करें, वो फिर चुप नहीं होता, तू अपने काम से काम रख। तब अम्मी ने कितनी बुरी तरह झड़क दिया था फूलो को। उस दिन से फूलो अम्मी से कुछ भी नहीं कहती थी। साहब जी चाय। अजहर को किशन चाचा की आवाज ने वापस ला दिया। ये क्या है? चाय के साथ जब अजहर के सामने किशन चाचा ने एक स्टील का छोटा सा टिफिन रखा तो उसने पूछा, मालिक कोई औरत आई थी, कह रही थी आपको जानती है, मिलना चाहती थी पर आप सो रहे थे। मैंने कहा जगा दूं तो मना कर दिया था और ये टिफिन देके चली गई, किशन चाचा ने जवाब दिया। अजहर ने टिफिन खोला तो उसमें सत्तू के पराठे और बिच्छू बूटी का साग था। फूलों के अलावा और कौन बना सकता था ये? अजहर 5 साल का था जब फूलो काम करने के लिए आई थी। उस वक्त फूलो की उम्र 15-16 साल की रही होगी। गोल मटोल, कद थोड़ा छोटा था, सुंदर लगती थी फूलो। शुरू शुरू में तो सिर्फ झाड़ू पोछा करती थी। फिर एक दिन स्कूल जाने के लिए अजहर टिफिन ले जाने के लिए रो रहा था और अजहर की अम्मी को तेज बुखार था। तब अम्मी ने ही कहा था, फूलो इसके लिए कुछ बना दे। घर में साग सब्जी कुछ था नहीं तो फूलो ने उस दिन सत्तू के पराठे बना दिए थे। उस दिन के बाद से फूलो ने घर का सारा खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। अजहर जब स्कूल से लौट के आता तो फूलो उसके साथ बैठ के सांप सीढ़ी खेलती, उसकी ड्रेस धोती, उसको कहानियां सुनाती। जल्दी ही अजहर भी फूलो से घुल मिल गया था। फूलो को तनख्वाह क्या मिलती थी ये तो अजहर को नहीं पता था, लेकिन 2 वक्त का खाना वो खुद बनाती थी, जिसको दादी अपने हाथों से निकाल के फूलो को दिया करती थी। वो 1 साल अजहर की अम्मी की सेहत के लिए बहुत ही खराब बीता। कई महीने अम्मी शिमला के अस्पताल में भर्ती रहीं तो फूलो को दादी रात में रुकवा लिया करती थी, ये कह के कि अजहर उनसे नहीं संभलता। फूलो रात को उसी खिड़की पे पैर पसारे अजहर को गाने सुनाया करती। उसके काम के पैसे तो उसको मिल जाते होंगे, लेकिन अजहर को पालने के पैसे कोई दे पाएगा? वक्त गुजरता गया। अजहर और फूलो दोनों अपनी अपनी उम्र की पगडंडी पे बढ़ते गए। अजहर अब 4th क्लास में आ गया था और फूलो पूरी जवानी की कक्षा में। अजहर को तैयार करते वक्त वो कभी कभी श्रृंगार दान से अजहर की अम्मी की क्रीम लगा लेती थी। अजहर को नहलाते वक्त फूलो कभी कभी मालकिन के महंगे साबुन से मुंह धो लेती थी और फिर अपने को शीशे में देखती। एक दिन अजहर की अम्मी ने खुद फूलो को अपने साबुन से मुंह धोते देख लिया था तो चोर कह के डांटा था। 2 दिन तक फूलो ने किसी से बात नहीं की थी। अजहर भी गुमसुम रहा। फिर जब फूलो को अकेले रोते देखा तो अजहर ने अम्मी की अलमारी में रखे तमाम साबुनों में से एक निकाल के चुपचाप उसके हाथ में देके कहा था, फूलो तू रख ले, मैं किसी से नहीं कहूंगा। उस दिन अजहर को गले लगा के कितना रोई थी फूलो। काश उसका भी अजहर जैसा भाई होता। अम्मी जितना फूलो से नाराज रहती उतना ही अजहर उसका ख्याल रखने लगा था। स्कूल जाने के लिए पापा कभी कभी अजहर को 1 रुपया देते तो अजहर उससे फूलो के लिए रबर बैंड ले लिया करता। फूलो उसमें से एक निकाल के अपने बालों को बांध लेती थी। रिश्तों को बांधने के लिए सिर्फ राखी ही नहीं होती। फूलो काफी दिनों से कुछ गुमसुम सी रहने लगी थी। अजहर के लाख पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर वो कहीं चली गई तो क्या वो उसको याद रखेगा। अजहर ने कोई जवाब तो नहीं दिया था, बस हां में गर्दन हिलाई थी। फिर फूलो एक दिन अचानक गायब हो गई थी और जब आई तो लाल जोड़े में थी। उसने किसी से शादी कर ली थी, भाग के। तब अजहर को सिर्फ इतना पता था कि भाग के शादी करना बहुत बुरा होता है। अजहर की अम्मी ने तो उससे बात भी नहीं की थी, यहां तक कि अजहर ने बात करनी चाहिए तो उसका हाथ पकड़ के खींच लिया था। फूलो मुस्कुराते हुए अपने 2 आंसू आंखों में संभाल के चली गई थी। फिर कभी किसी को उसका पता ही नहीं चला और आज जब उसका पता चल गया था तो अजहर को लग रहा था कि उसको फूलो से एक बार तो मिलना चाहिए। जल्दी से तैयार होके अजहर ने पास की परचून की दुकान से 3 रुपए का रबर बैंड का पैकेट और महंगा वाला साबुन खरीदा और सब्जी मंडी की ओर चल दिया। ये किसके लिए मालिक? दुकान पे खड़े किशन चाचा ने पूछा तो अजहर ने सिर्फ इतना कहा, कोई पीछे छूट गया था
उससे मिलने जा रहा हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।